हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा भाटिया एंड वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट माइंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 चैप्टर नंबर 8 डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। तो मैंने जो आपका सिलेबस था वो तो आपको बता ही दिया है। 2024-25 के सेशन में चैप्टर नंबर 3 से सीधा चैप्टर नंबर 8 पर जंप करना है, क्योंकि बीच वाले चैप्टर्स जो है वो डिलीटेड है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स को। इस चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन, दूसरा होगा इसका फाइल सिस्टम क्या है, यानी कि जो हमारा हमने टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल, सीएसवी फाइल पढ़ी थी, तो उसी तरह से यहाँ पे फाइल का सिस्टम क्या रहने वाला है। उसके बाद होगा हमारा तीसरा टॉपिक हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट का, फिर होगा हमारा रिलेशनल डेटा मॉडल, लास्ट होगा हमारा कीज इन अ रिलेशनल डेटाबेस। तो इसके साथ क्या होगा, हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी फॉर्मेट में हम सारी चीजें कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने इंट्रोडक्शन से। सो आफ्टर लर्निंग अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा इन द प्रीवियस चैप्टर वी नीड टू एक्सप्लोर द मेथड टू स्टोर एंड मैनेज डेटा इलेक्ट्रॉनिकली। यानी कि अभी तक जो हमारे प्रीवियस चैप्टर्स थे उनमें हमने सबने देखा कि जो डेटा है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कि हमें जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो हमारा डेटा ही है। कि हमारे पास किसी, जैसे अगर आप स्कूल में रह रहे हो तो आपको स्टूडेंट्स के लिए डेटा चाहिए, सबका नाम, सबका रोल नंबर, सबका फोन नंबर, सबका एड्रेस, ये एक पर्टिकुलर टाइप का डेटा है। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो सारे एम्प्लॉयज की इन्फॉर्मेशन, कुछ उनके सबके पास सैलरी गई या नहीं गई, किसने छुट्टी करी, किसको बोनस मिलना है, तो ये सारी चीजें हैं। एक डेटा बनाकर हम क्या करते हैं, समझते हैं, सारी चीजों को अपने पास में रख के रखते हैं। तो हमें समझ में आया कि डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब क्या है, हमें मेथड्स पता होने चाहिए कि उस डेटा को स्टोर करके कैसे रखना है, उसको मैनेज किस तरीके से करना है, ताकि जब हमें उसकी जरूरत पड़े तो हम बहुत ही इफेक्टिवली उसको यूज कर पाए। तो इलेक्ट्रॉनिकली हम इन सारी चीजों को मैनेज किस तरीके से कर सकते हैं, तो वो हमें क्या करना है, यहाँ पे समझना है। तो यहाँ पे उन्होंने स्कूल का एग्जाम्पल भी रखे कि मान लो एक टीचर है जो क्या करती है, डेली अपनी अटेंडेंस मार्क करती है अपने अटेंडेंस रजिस्टर में, और प्रेजेंट वालों के लिए P लगाती है और एब्सेंट वालों के लिए A मार्क करती है। तो हर रोल नंबर के आगे क्या करती है, वो वर्किंग डेज है, और फिर वो क्या करती है, क्लास की स्ट्रेंथ टोटल 50 स्टूडेंट की यहाँ पे क्या है स्ट्रेंथ है, तो वो टोटल वर्किंग डेज को क्या करती है, यहाँ पे चेक करती रहती है। तो यहाँ पे टोटल वर्किंग डेज आपको 26 है, क्योंकि 4 तो संडे है, तो इस तरह से। तो टीचर को यहाँ पे क्या करना पड़ता है, रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना पड़ता है कि 26 दिनों के लिए 50 स्टूडेंट का वो क्या करेंगे, रिकॉर्ड मेंटेन करेगी। तो उसे क्या करना पड़ता है, सबसे पहले अपने स्टूडेंट्स की डिटेल्स को एंटर कराना पड़ता है, उनका रोल नंबर, उनका नाम यहाँ पे अपने अटेंडेंस रजिस्टर में रजिस्टर कराना होता है। उसके बाद हर स्टूडेंट की यहाँ पे क्या है, हर मंथ की जो डिटेल्स है, या फिर कह सकते हैं उसकी जो मार्किंग है, वो अटेंडेंस पेज पे उसे मार्क करनी पड़ती है। अब यहाँ पे क्या वेयर इनकंसिस्टेंसी में हैपन ड्यू टू इनकरेक्ट रिटर्न नेम, स्किप्ड स्टूडेंट रिकॉर्ड्स एक्सेट्रा। यानी यहाँ पे क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि जब उन्होंने स्टूडेंट्स के नाम लिखे हो तो ऐसा हो सकता है कि उन्होंने आगे पीछे नाम लिख दिया हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी बच्चे का नाम स्किप हो गया हो। यहाँ पे क्या हो सकता है, थोड़ी सी इनकंसिस्टेंसी बरती जा सकती है, या कुछ जानबूझकर तो नहीं, पर हाँ कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, लॉस ऑफ डेटा का यहाँ पे केस यहाँ पे बन सकता है। 50 स्टूडेंट है, मान लो आपने एक आधा को स्किप कर देते हैं, यहाँ पे क्या हो सकता है, डेटा लॉस हो सकता है, जिसकी वजह से डेटा जो डैमेज हो सकता है, तो एक प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे अब आपकी जो कैलकुलेशन है, यानी जो आपने अटेंडेंस रिकॉर्ड कर दिया, आप उसकी कैलकुलेशन कर रहे हो, तो आप ह्यूमन ब्रेन है आपका ऐसा नहीं है कि आप कभी कोई गलती कर ही नहीं सकते, तो क्या पता उसको मैनेज करते वक्त आपसे कोई गलती रहे, तो ये सारी प्रॉब्लम आपको यहाँ पे फेस करने को मिल सकती है। फिर उसके लिए यहाँ पे क्या दिया है कि अगर आप ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करोगे, सो द ऑफिस स्टाफ ऑल्सो मैनुअली मेंटेन स्टूडेंट डिटेल्स विद रोल नंबर। यानी कि यही चीज दे रखी है कि अगर देखो, चलो मान लो टीचर से गलती हो गई, उसी के साथ साथ अगर टीचर से गलती ना भी हो तब भी ऑफिस स्टाफ क्या है, मैनुअली सारी चीजें मेंटेन करेगा, रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, रिस्पेक्टिव उसका गार्डियन कौन है, उसके गार्डियन का नाम, उसका कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस, ये सारी चीजें जो है रिक्वायर है उसके अटेंडेंस जो रजिस्टर है उसमें, तो उसके रिजल्ट के साथ साथ। तो यहाँ पे क्या है, उस सबका एक प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन एकदम पर्टिकुलर सही होनी चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन एकदम सही, और हर एक के बाद अगर आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबके नाम अरेंज करे, तो ऐसा नहीं कि कोई बच्चा स्किप हो गया या किसी का दोबारा से रिपीट हो गया, तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम ना फेस हो। उसके लिए हमें क्या है, यहाँ पे अलग अलग मतलब कह सकते हैं कि अच्छे मैनेजमेंट की जरूरत है, अच्छे डेटा मैनेजमेंट की जरूरत है। सो फाइंडिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ ह्यूज, अब जैसे कि अगर मान लो अगर आपने सबको सही लगा भी दिया, ठीक है, पर कभी कभी अगर हम कोई इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, मान लो कि एक नाम के 2 बच्चे हैं, 2 स्टूडेंट्स हैं जिनका एक जैसा ही नाम है, तो जैसे जब मैं स्टूडेंट थी, तो जब मैं अपनी क्लास में थी तो मेरी क्लास में 4 अन्नू थी। समझ रहे आप, मेरी क्लास में एक ही क्लास में 4 बच्चों के नाम, 4 लड़कियों के नाम अन्नू थे। तो चलो आप सोचो कि चलो कोई बात नहीं, नाम अगर अन्नू हो गया तो क्या हो गया, सरनेम देख लेंगे। उनमें से 2 के नाम जो सरनेम थे वो सेम थे और बाकी 2 के सरनेम सेम थे। मैं
2 लड़कियां थी जो सिर्फ अन्नू अन्नू लगाती थी और 2 लड़कियां थी जो अपने पीछे कुमारी कुमारी लगाती थी। तो मतलब एक तो पहले तो नाम सबके सेम हो गए, अन्नू 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 अन्नू, ऊपर से 2 सिर्फ अन्नू है और बाकी 2 दोनों कुमारी हैं, तो इतनी प्रॉब्लम हो जाती थी। तो ये काफी बड़ी प्रॉब्लम हुई। जैसे अब एक बार हमारी क्लास में एक लड़की आई और उसने कहा कि मैम अन्नू को भेज दो। अब मैम ने उसे कहा बेटा क्लास में 4 अन्नू है, मैम से पूछ लो कौन से अन्नू को भेजना है। तो मैम ने क्या किया, अब देखो कम्युनिकेशन का यही एक तरीका है, जैसे हम आपको इसमें समझा सकते हैं कि मिसकम्युनिकेशन किस तरीके से हो सकता है। तो मैम ने कहा कि बेटा 4 अन्नू है, पूछ के आओ। तो वो दोबारा से आती है क्लास में और कहते हैं कि मैम अन्नू कुमारी को भेज दो। अब मैम ने कहा अन्नू कुमारी खड़ी हो जाओ, अब 2 अन्नू कुमारी खड़ी हो गई। मैम कह रहे बेटा 2 अन्नू कुमारी है, अब उनके पेरेंट्स के नाम पूछ के आओ। वो तो अच्छी बात है, पेरेंट्स के नाम से नहीं तो वरना हो तो और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता। तो यहाँ पे क्या है कि यही एक तरीका समझा रखा है यहाँ पे भी कि अगर मान लो कि अगर आप मैनुअली सारी चीजें हैंडल करो तो ऐसा भी हो सकता है ना कि कुछ चीजें रिपीट हो जाए, या जैसे हमारे जो गार्जियंस हैं उनके नाम मैच कर जाए, जो बच्चे हैं उनके नाम मैच कर जाए। यहाँ पे स्टूडेंट्स के बीच में क्या होती है, फिर एक मिसकम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाती है क्रिएट होना। तो इस सबको ओवरकम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम कंप्यूटराइज सिस्टम में सारी चीजें यहाँ पे क्या करते हैं ताकि ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो। मान लो कि अगर नाम रिपीट ना हो जाए किसी स्टूडेंट का, कोई बच्चा स्किप ना हो जाए, या अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसका मतलब हमने कोई इन्फॉर्मेशन लिखनी भूल गए, हम कोई ऐसा बच्चा है जिसका एक कॉलम जो है अनफिल्ड रह गया, तो ऐसा ना हो। तो इसलिए हम क्या करते हैं कंप्यूटराइज्ड वे में सारी चीजें स्टाफ और ऑफिस स्टाफ और टीचर्स क्या करेंगे, उसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंपली कॉपी द स्टूडेंट डिटेल्स टू द न्यू अटेंडेंस फाइल फ्रॉम द ओल्ड अटेंडेंस फाइल व्हेन स्टूडेंट आर प्रमोटेड टू नेक्स्ट क्लास। अब जैसे कि मान लो कि हमारे स्टूडेंट्स क्या हो गए, दूसरी क्लास में प्रमोट हो गए, तो कुछ बच्चे पास हो गए, कुछ बच्चे फेल हो गए, कुछ बच्चे अभी कंपार्टमेंट का पेपर देके आएंगे। तो इस तरह से क्या हो रहा है, प्रमोशन चल रहा है सबका नेक्स्ट क्लासेस में। तो अब क्या हमें अटेंडेंस तो बनानी पड़ेगी, अटेंडेंस रजिस्टर। तो हम क्या करेंगे, सिंपली जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनका नाम कॉपी कर लेंगे अपने नए वाले अटेंडेंस रजिस्टर में। उनका जो डेटा था, उनका नाम, उनका एड्रेस, उनके कॉन्टैक्ट नंबर वो तो सेम ही रहेंगे ना, पर अगर चलो कुछ चीजें चेंज भी होती है तो हम वो बाद में चेंज कर लेंगे। पर जो चीजें कॉपी हो सकती हैं उस डेटा को हम क्या करेंगे, स्टूडेंट और गार्डियन के डेटा को हम वहाँ पे अपने फाइल में, नई फाइल में स्टोर कर लेंगे। अब जो भी और ऐड करनी है हमें डिटेल्स, कि मान लो कि उनका एग्जिस्टिंग जो डेटा है उसमें हमें कुछ चीजें अलग कर दी, जैसे किसी ने अपना एड्रेस बदल लिया, किसी ने कॉन्टैक्ट नंबर बदल लिया, किसी का मतलब अब जो उनका पहले गार्डियन थे वो अब वो नहीं रहे, अब उनको दूसरा गार्डियन चाहिए। तो वो अगर इस तरह की डिटेल्स आपको चेंज करनी है, कुछ ऐड करना है, तो आप क्या कर सकते हो, फिर कंप्यूटराइज्ड वे में से वो सारी चीजें ऐड कर सकते हो। मॉडिफाई कर सकते हो अपना जो स्टोर डेटा है उसको, कि जैसे कि जो स्टूडेंट्स हैं उसके गार्डियन के अगर उस सबको रिलेटेड अगर ऐसी कोई चीजें हैं जो रिक्वायर्ड है, उसे अगर हमें मॉडिफाई करना था हम उन्हें मॉडिफाई कर सकते हैं। मान लो कि कुछ बच्चे स्कूल से निकल गए या दूसरी क्लास में पहुंचे ही नहीं, तो उन सबको रिमूव भी हम क्या कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। तो कंप्यूटराइज्ड वे में क्या होता है, सारी चीजें सिंपली परफॉर्म हो जाती हैं और ज्यादा कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। तो अब पता है अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम में क्या है, अ फाइल कैन बी अंडरस्टूड एज अ कंटेनर टू स्टोर डेटा इन अ कंप्यूटर। फाइल कैन बी स्टोर्ड ऑन द स्टोरेज डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। कंटेंट्स ऑफ अ फाइल कैन बी टेक्स्ट, कंप्यूटर प्रोग्राम कोड, comma separated values, CSV etc. likewise picture, audio, videos, web pages and also files। यानी कि यहाँ पे क्या है कि फाइल को हम क्या करते हैं, एज अ कंटेनर हम यहाँ पे समझते हैं कि फाइल्स क्या करेंगे, हमारे जितना भी डेटा है उसको स्टोर करके रखेंगे। जैसे हम अपने कंप्यूटर में क्या करते हैं, अगर हमें किसी भी चीज को स्टोर करना होता है तो हमें फाइल क्रिएट करते हैं और उसके अंदर वो सारी चीजें क्या करते रहते हैं, सेव करते रहते हैं। तो फाइल क्या करता है, एज अ स्टोरेज डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम के लिए काम करता है। अब फाइल के अंदर काफी सारी चीजें होती है, जैसे कि टेक्स्ट हो सकते हैं, जो हमारा कॉमा सेपरेटेड वैल्यू CSV फाइल्स है वो भी हो सकती हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम कोड्स भी हो सकते हैं, हमारी पिक्चर्स, ऑडियो, वीडियोस, हमारे वेब पेजेस, इवन हमारी और फाइल्स भी फाइल्स के अंदर क्या हो सकती हैं, सेव हो सकती हैं। तो फाइल क्या करता है, एज अ स्टोरेज डिवाइस है हमारे कंप्यूटर सिस्टम के लिए, जिसको हम डायरेक्टली एक्सेस करते हैं कि हमने एक फाइल जो है वो एक पर्टिकुलर नाम से सेव कर ली, अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे सेव कर ली, या आपने कहीं अपने एप्लीकेशंस में सेव कर ली। अब क्या होगा, अगर आपको उसकी जरूरत है तो आप उसे डायरेक्टली क्या कर पाओगे, एक्सेस कर पाओगे। तो यहाँ पे क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल टू डिस्प्ले मंथली अटेंडेंस, मान लो आपने क्या किया अपने कंप्यूटर में, यहाँ पे आपको अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है आपके मंथली अटेंडेंस रिपोर्ट की, तो आप क्या करोगे कि आपने एक फाइल क्रिएट करी, आपने अपने स्कूल वेबसाइट की अटेंडेंस रिपोर्ट क्या कर दिया, आपने उस फाइल में यहाँ पे कंटेन करके रखी है। तो कंप्यूटर प्रोग्राम से आप क्या कर सकते हो, इजीली उस फाइल को एक्सेस कर सकते हो और जो भी इन्फॉर्मेशन आपको उस फाइल से चाहिए वो आपको उसके दौरान मिल जाएगी। उसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, इजीली अपने काम को परफॉर्म कर पाओगे। सो अगर इसे एग्जाम्पल को हम कंटिन्यू करें तो मान लो कि स्कूल ने क्या किया, हमारा जो स्टोर डेटा है वो स्टोर करके अपने स्टूडेंट का वो रख रखा है। तो फाइल में जैसे हमारा कंटेंट क्या होगा, मान लो एक स्टूडेंट नाम की फाइल है जिसमें 6 कॉलम्स हैं और उसमें यहाँ पे देखो जैसे नीचे दिखा रखा है, उसमें रोल नंबर, स्टूडेंट्स का नेम, स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ, उनके गार्डियन का नाम, उनके गार्डियन का फोन नंबर और उनका एड्रेस भी दे रखा है। तो यहाँ पे
क्या है, आपने एक फाइल क्रिएट करी, उसका एक नाम दिया कि इस फाइल का नाम स्टूडेंट है, और आप क्या कर सकते हो, जब भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस फाइल को ओपन करोगे, जिसकी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, चाहे आपको अली की इन्फॉर्मेशन चाहिए, अथर्व की इन्फॉर्मेशन चाहिए, डेजी की इन्फॉर्मेशन चाहिए, जिसकी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप क्या कर सकते हो, वो इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। तो ये आपको क्या करेगी, आपकी हेल्प करेगी कि आपको अगर जिस भी चीज की जरूरत है तो आप सीधा डायरेक्टली उस फाइल को एक्सेस करो और उसका काम करना शुरू करो। इसी तरह से अगर आप बहुत सारी फाइल्स क्रिएट कर सकते हो, आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से आप एड्रेस के लिए फाइल क्रिएट कर सकते हो, आप रोल नंबर्स के लिए फाइल क्रिएट कर सकते हो, आप गुड स्टूडेंट, बैड स्टूडेंट, बैड इन द सेंस जो बच्चे पढ़ते नहीं है, तो गुड स्टूडेंट, बैड स्टूडेंट, इनकी तरह से आप क्या कर सकते हो, फाइल क्रिएट कर सकते हो। तो आपको जो आपका कन्वीनियंट है, जो आपको अच्छा लग रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, उसके हिसाब से आप अपने लिए फाइल क्रिएट कर सकते हो। तो ऐसे इन्होंने यहाँ पे एक अटेंडेंस फाइल भी मेंटेन कर रखी है क्लास टीचर ने कि पर्टिकुलर डेट पे हमारा कौन सा बच्चा आया था, कौन सा बच्चा नहीं आया था, तो इस तरह से फाइल क्रिएट हो सकती है। अब फाइल सिस्टम की भी कुछ लिमिटेशंस हैं, तो इसकी जो लिमिटेशंस होंगी वो क्या क्या होंगी, पहली दे रखे हैं हमें डिफिकल्टी इन एक्सेस, यानी कि अगर आपने इतनी सारी फाइल्स बना ली हैं तो उनको एक्सेस करने में आपको क्या हो सकता है, डिफिकल्टी फेस करनी पड़ सकती है। यानी कि फाइल्स themselves do not provide any mechanism to retrieve data maintained in a file system or access through application programs। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि जब आप बहुत सारी फाइल्स अपने सिस्टम में स्टोर करके रख लेते हैं और आपने उनके अलग अलग नाम भी रख लिए, मान लिया, पर क्या होगा जब आप उन एप्लीकेशंस को, उन फाइल्स को एक्सेस करने की कोशिश करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि पॉसिबली अगर आपकी जो फाइल्स हैं वो बहुत सारी हो गई हैं तो आपको उन्हें ढूंढने में क्या होती है, दिक्कत यहाँ पे हो सकती है, तो आपको डिफिकल्टी इन एक्सेस मिल सकती है। दूसरा है डेटा रिडंडेंसी। इसमें क्या होता है, रिडंडेंसी मींस सेम डेटा आर डुप्लीकेटेड इन डिफरेंट प्लेसेस। यानी कि मान लो आपने कोई पर्टिकुलर फाइल बनाई जो क्या हो गई, एक से ज्यादा बार बन गई, तो वो क्या होगा, आपका डेटा जो है वो एक से ज्यादा बार वहाँ पे स्टोर हो गया, तो एक तो वो फालतू में जगह घेरेगा और वो वही चीज पर्टिकुलरली वही जो पहले आपकी एक फाइल में है वही सेम चीज आपकी दूसरी फाइल में भी लिखी। तो यहाँ पे क्या होगा कि डेटा रिडंडेंसी में क्या होगा, आपका डेटा बार बार रिपीट होता रहता है, जिसकी वजह से एक तो एक्सेस स्टोरेज आपकी जाएगी, फालतू में स्टोरेज आप दे रहे हो, साथ ही साथ में आपकी भीड़ बढ़ जाती है तो एक्सेस करने में भी प्रॉब्लम होगी, और वही सेम चीज जो आपको पहले फाइल में मिल जाएगी वही सेम चीज आपको दूसरी फाइल में मिलेगी, तो ये भी क्या है, प्रॉब्लम है। डेटा इनकंसिस्टेंसी क्या है, डेटा इनकंसिस्टेंसी अकर्स व्हेन सेम डेटा मेंटेन इन डिफरेंट प्लेसेस डू नॉट मैच। यानी कि मान लो कि आपने कहीं पर एक फाइल बनाई जहाँ पे आपने क्या किया, स्टूडेंट्स का अटेंडेंस लिखी, आपने दूसरी फाइल बनाई जहाँ पे आपने स्टूडेंट्स के मार्क्स लिखे, पर अब क्या हो गया, मान लो एक बच्चा है जिसका नाम, जैसे मान लो सुशील नाम है, तो अब कहीं पे आपने सुशील लिख दिया लड़की का नाम और कहीं आपने सुशीला लिख दिया, तो अब ये क्या हो गई, डेटा इनकंसिस्टेंसी हो गई कि बच्चा तो वही है, बस क्या हो गया, आपका जो डेटा मैच करना चाहिए था वो मैच नहीं कर रहा है, यहाँ पे स्पेलिंग्स की मिसमैच हो गई, या मान लो आपने नंबर्स जो है जो उसके फोन नंबर है उसमें कुछ मिसमैच हो गया, तो ये डेटा इनकंसिस्टेंसी। अब आपको समझ नहीं आएगा कि पर्टिकुलरली डेटा सही कौन सा है, तो ये प्रॉब्लम आपको यहाँ पे फेस करने को मिलेगी। अब देख रखा है यहाँ पे हमें डेटा आइसोलेशन। डेटा आइसोलेशन क्या है, बोथ द फाइल प्रेजेंट एट टेबल 8.1 एंड एट टेबल 8.2 आर रिलेटेड टू द स्टूडेंट बट देयर इज नो लिंक और मैपिंग बिटवीन देम। द स्कूल विल हैव टू राइट सेपरेट प्रोग्राम टू एक्सेस दीज टू फाइल। दिस इज बिकॉज डेटा मैपिंग इज नॉट सपोर्टेड इन फाइल सिस्टम। यानी कि डेटा आइसोलेशन हम ऐसा कह सकते हैं कि जो दोनों फाइल है आपस में आइसोलेटेड है, यानी कि उनमें कोई कनेक्शन ही नहीं है। जैसे कि ये आपकी फाइल थी जो क्या थी, आपकी स्टूडेंट्स वाली थी, और दूसरी फाइल हमने देखी वो क्या थी, हमारी अटेंडेंस वाली थी। अब दोनों रिलेटेड तो स्टूडेंट्स ही हैं, और अगर मान लो कि हमारे स्टूडेंट्स से रिलेटेड अगर हमको क्या चाहिए, लिंक चाहिए इन दोनों के बीच में, कि हम क्या कर रहे हैं, एक और फाइल जनरेट कर रहे हैं जिसमें हमें स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन साथ साथ उनकी अटेंडेंस भी चाहिए और उनके मार्क्स भी लगाने हैं, तो इन दोनों के बीच में अगर कोई लिंक होती तो हम उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते थे, पर अब क्या है, यहाँ पे इन दोनों के बीच में कोई लिंक ही नहीं है, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाएंगे, इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन ही नहीं बन रहा, तो ये क्या है, आइसोलेटेड है एक दूसरे से, बिल्कुल अलग अलग। आइसोलेटेड का मतलब होता है कि एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं, दोनों आपस में क्या है, अलग अलग है, अपने में मस्त है। तो डाटा आइसोलेशन यही होता है कि दोनों फाइल्स के हों, जब दो या दो से ज्यादा फाइल्स के हैं आपस में उनका कोई कनेक्शन ही नहीं है कि हम साथ में उनको कनेक्ट करके कोई डेटा रिट्रीव कर सके। उनको अगर उनमें से हमें डेटा रिट्रीव करना है तो हमें दोनों को अलग अलग प्रोग्राम्स यहाँ पे करने पड़ेंगे। अब दिया है यहाँ पे डाटा डिपेंडेंसी। ये क्या है, डाटा आर स्टोर्ड इन अ स्पेसिफिक फॉर्मेट और स्ट्रक्चर इन अ फाइल। इफ द स्ट्रक्चर और फॉर्मेट इटसेल्फ इज चेंज्ड, all the existing application program accessing that file also needs to be changed, otherwise the program may not work correctly. This is data dependency. Hence updating the structure of the data file requires modification in all application program accessing that file. डाटा डिपेंडेंसी क्या है, डाटा डिपेंडेंसी है कि मान लो हमने एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में क्या किया, अपने जो फाइल थी उसमें अपने डाटा को स्टोर किया, पर अगर हम क्या करें,
अपनी उस फाइल का फॉर्मेट चेंज कर दे या उसका स्ट्रक्चर चेंज कर दे तो जो एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस है उस फाइल के अंदर उनका भी क्या हो जाएगा, वो भी चेंज हो जाएंगी। तो यानी कि फिर उसको एक्सेस करने में क्या होगा, हमें कुछ अलग मेथड्स यूज करने पड़ेंगे। तो अब यहाँ पे क्या होगा, वो प्रोग्राम अगर हम उसी फॉर्मेट में चलाएंगे तो माइट ऐसा हो सकता है इट माइट नॉट वर्क, यानी कि फिर वो काम ना करे। तो ये हमारा डेटा डिपेंडेंसी है, यानी कि अगर आपने एक पर्टिकुलर फाइल में अपने डेटा को स्टोर किया और अब आपने उस फाइल को क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, तो ये हमारी डाटा डिपेंडेंसी होता है कि अगर आपने अपने फाइल को मॉडिफाई किया है तो उसके अंदर के एप्लीकेशंस को भी फिर आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा ताकि आप उस फाइल को एक्सेस कर सको। लास्ट दिया हमें कंट्रोल डाटा शेयरिंग। तो ये क्या है, देयर कैन बी डिफरेंट कैटेगरी ऑफ यूजर लाइक टीचर, ऑफिस स्टाफ एंड पेरेंट। आइडियली नॉट एवरी यूजर शुड बी एबल टू एक्सेस ऑल द डाटा। एज एग्जांपल, गार्जियन एंड ऑफिस स्टाफ कैन ओनली सी द स्टूडेंट अटेंडेंस डेटा बट शुड नॉट बी एबल टू मॉडिफाई डिलीटेड। यानी कि आप ऐसा कर सकते हैं, कंट्रोल डेटा शेयरिंग क्या है कि यहाँ पे जब आप अपने जो भी इंफॉर्मेशन है आपके फाइल्स के अंदर, जो भी डेटा आपने स्टोर किया है उसको आप क्या कर सको, कंट्रोल करके ही शेयर करो। ऐसा नहीं कि आप सारी इन्फॉर्मेशन सभी लोगों को दे रहे हो। अगर जैसा अगर हमारा जो ऑफिस स्टाफ है और जो हमारे पेरेंट्स हैं, गार्जियंस हैं, उन सबको हम क्या करेंगे, सिर्फ अपने डेटा को शो कर सकते हैं। उनका अटेंडेंस डेटा है, मान लो हमने उन्हें शो करा, पर हम ना तो वो लोग मिलकर उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, ना ही उस डेटा को डिलीट कर सकते हैं। वो किसके हाथ में होगा, वो कंट्रोल डेटा जो है वो सिर्फ टीचर के हाथ में होगा। वो जो मॉडिफाई करना चाहेगी करेगी, जो डिलीट करना चाहेगी डिलीट करेगी। तो यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि यानी कि हमारे जो यूजर्स हैं उनके पास सिर्फ एक लिमिटेड एक्सेस होता है कि वो उसे सिर्फ क्या कर सके, पढ़ सके। तो ये टीचर के हाथ में है कि वो अपने डेटा को किसको देना चाहती है, किससे वो डिलीट कराना चाहेगी, किसको मॉडिफाई कराना चाहेगी और किसको सिर्फ रीडिंग करने के लिए वो जो डेटा है वो देना चाहेगी। तो ये होता है हमारा कंट्रोल डेटा शेयरिंग, यानी कि डेटा आप शेयर तो कर रहे हो पर पूरी तरह से आप किसी को एक्सेस नहीं दे रहे, आप उसको कंट्रोल फॉर्मेट में उसे शेयर कर रहे हो। अब डेटा मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, तो इसे पढ़ते हैं। लिमिटेशन फेस्ड इन द फाइल सिस्टम कैन बी ओवरकम बाय स्टोरिंग द डेटा इन अ डेटाबेस वेयर डेटा आर लॉजिकली रिलेटेड। वी कैन ऑर्गेनाइज रिलेटेड डेटा इन अ डेटाबेस सो दैट इट कैन बी मैनेज्ड इन एन एफिशिएंट एंड इजी वे। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है कि अगर हमने क्या किया, अपने पर्टिकुलर फाइल्स को स्टोर किया कहीं पर, और क्या है हम यहाँ पे अगर हमने सिर्फ फाइल्स में स्टोर ना कराकर अगर हम उसे किसी डेटाबेस में स्टोर कराएं तो वो क्या होता है, मोर लॉजिकल रहता है। उसको हम ऑर्गेनाइज भी ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं, मैनेज भी ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं, और किसी डेटाबेस से अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो उसको हम इजीली एक्सेस भी कर सकते हैं। तो वो ज्यादा बेहतर रहता है देना फाइल में उसे स्टोर करने से। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS क्या है यहाँ पे, या डेटाबेस सिस्टम इन शॉर्ट एज अ सॉफ्टवेयर दैट कैन बी यूज्ड टू क्रिएट एंड मैनेज डेटाबेस। यानी कि ये हम ऐसा कह सकते हैं, ये DBMS यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, डेटाबेस क्रिएट करने का और मैनेज करने के काम आता है। DBMS लेट्स यूजर टू क्रिएट अ डेटाबेस। DBMS क्या करता है, अपने यूजर्स को कोई डेटाबेस क्रिएट करने देता है, स्टोर करने देता है, उसके अंदर डेटा को मैनेज, अपडेट, मॉडिफाई, ये सारी चीजें करने देता है, और साथ ही साथ आप अपने डेटा को रिट्रीव भी कर सकते हो, निकाल भी सकते हो। तो जो DBMS है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, MySQL, Oracle और पोस्टग्रे SQL सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और MongoDB। यानी कि अब MySQL तो आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9। तो आप समझ जाओगे कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है, यहाँ पे आपको डेटाबेस बनाने के लिए एक्सेस प्रोवाइड करता है कि आप अपना डेटाबेस क्रिएट करो, उसमें अपनी टेबल्स में अपना नाम लिखो, अपने स्टूडेंट्स का, आपके अटेंडेंस, जो मार्क्स, जो भी आपको उसमें लिखना है, अपनी लिस्ट बनाओ और फिर उसको क्या कर लो, उसको स्टोर करके रख लो, और जब मॉडिफाई करना है मॉडिफाई करो, एक्सेस करना है उस डेटा को तो इजीली एक्सेस करो। तो डेटाबेस का यही काम है। डेटाबेस क्या करता है, यहाँ पे जो ये लिमिटेशंस हमने फेस करी ना अपने फाइल सिस्टम में, उन सबको हटाने का काम करता है। डेटाबेस क्या करता है, उन लिमिटेशंस को हाइड करता है, या ऐसा कह सकता है उनको ओवरकम करता है कि आप अगर फाइल सिस्टम से कर रहे हो तो ये परेशानी हो सकती है, पर डेटाबेस से करोगे तो इस तरह के प्रोग्राम्स हम सेट कर देंगे आपके लिए, तो आप इजीली एक्सेस कर पाओगे, मॉडिफाई कर पाओगे, रिट्रीव कर पाओगे और अपने डेटा को इजीली स्टोर भी कर पाओगे। तो DBMS सर्वर क्या करता है, यहाँ पे एक इंटरफेस होता है बिटवीन डेटाबेस एंड यूजर, यानी कि जो हमारा यूजर है और जो डेटाबेस है उसके बीच में जो DBMS है एक सर्वर की तरह, इंटरफेस की तरह काम करता है कि आप इजीली सारा काम परफॉर्म कर पाओ। जो रिट्रीविंग डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस थ्रू स्पेशल टाइप ऑफ कमांड्स इज कॉल्ड क्वेरिंग द डेटाबेस। यानी कि जब आप क्या करते हो, डेटाबेस में से अपने इंफॉर्मेशन को, अपने डेटा को रिट्रीव करते हो, निकालते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्वेरिंग बोलते हैं। और यहाँ पे डेटाबेस आर वाइडली यूज्ड इन वेरियस फील्ड। डेटाबेस जो है हमारी ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे छोटे छोटे कामों के लिए यूज हो रहा है कि अटेंडेंस शीट बना ली हमने ऐसी फाइल बना ली, ऐसा डेटाबेस बना लिया जिसमें हम स्टूडेंट्स का नाम, उनके घर का पता, उनके फोन नंबर, सिर्फ यही लिख रहे हैं। सिर्फ इतने छोटे छोटे कामों के लिए डेटाबेस यूज नहीं होता। डेटाबेस वेरियस फील्ड्स में यूज होता है, अलग अलग फील्ड्स में यूज होता है, और बड़े बड़े कामों के लिए भी यूज होता है।
जो डेटाबेस का रियल लाइफ एप्लीकेशंस है वो यहाँ पे बैंकिंग के लिए यूज होता है, और जो हमारे क्रॉप पर लोन मिलता है उनके लिए यूज होता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए यूज होता है, ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए यूज होता है, और ऑनलाइन शॉपिंग के लिए भी हमारा डेटाबेस यूज होता है, क्योंकि इसमें हम जैसे बैंकिंग में हो गया कस्टमर की इन्फॉर्मेशन रखनी है, सारे अकाउंट्स की डिटेल रखनी है। उसके साथ साथ में अगर आप क्रॉप लोन देख रहे हो तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपके क्रॉप लोन में क्या है कि किसान क्रेडिट कार्ड डेटा, यानी कि ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको एक पर्टिकुलर इंसान से कनेक्ट करती है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके उस डेटा, तो ये आप इसे रीड कर सकते हो इस टेबल को। अब दिया है यहाँ पे फाइल सिस्टम टू डेटाबेस DBMS, यानी कि फाइल सिस्टम टू DBMS क्या है, यानी कि जो आपने फाइल्स बनाई थी अगर आप उनको फाइल्स में ना स्टोर करके डेटाबेस में स्टोर करते तो आपको क्या चेंजेस देखने को मिलते। तो अगर देखें कि आपने दो फाइल यहाँ पे क्रिएट करी थी, एक स्टूडेंट नाम से और एक यहाँ पे अटेंडेंस नाम से, तो उनके बीच में यहाँ पे कुछ चेंजेस हैं। अगर आप उन्हें क्या करते हैं डेटाबेस में करते तो क्या होता कि एस नेम नीड टू बी सबमिटेड इन अटेंडेंस फाइल एज इट इज ऑलरेडी देयर इन स्टूडेंट्स, यानी कि जब आपने अटेंडेंस फाइल बनाई थी तो आपको क्या करना पड़ा, उसमें स्टूडेंट का नेम भी ऐड करना पड़ा, मेंटेन करना पड़ा, जबकि आपके स्टूडेंट्स में वो ऑलरेडी प्रेजेंट थी। पर अगर आप क्या करते हैं, अगर आप डेटाबेस में बनाते तो यहाँ पे डिटेल्स फॉर अ स्टूडेंट कैन बी रिट्रीव्ड थ्रू द कॉमन फील्ड रोल नंबर इन बोथ द फाइल्स। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अटेंडेंस और स्टूडेंट दोनों में आपने क्या करा, स्टूडेंट के नाम यहाँ पे दिए, पर आप क्या कर सकते हो दोनों में स्टूडेंट के नाम अगर किसी एक पर्टिकुलर फाइल में भी होते तो आप क्या कर सकते थे, उसको रिट्रीव कर सकते थे दूसरी फाइल से। तो अब दूसरा क्या दिया है, इफ टू सिबलिंग्स आर इन सेम क्लास देन सेम गार्जियन डिटेल्स are maintained for both the siblings. We know this is a redundance, and by using a database we can avoid this. So let us split the student file into two files, student file and guardian file, so that each guardian data are maintained only once. यानी कि जैसे हमने देखा था कि फाइल्स में हमने क्या किया था, जब फाइल्स क्रिएट करी थी तो हमने उसमें एक प्रॉब्लम देखी थी कि डेटा रिडंडेंस की भी एक प्रॉब्लम थी, यानी कि डेटा रिपीट हो रहा था। तो अगर मान लो कि दो सिबलिंग्स, दो भाई बहन या दो भाई या बहन अगर क्या कर रहे हैं, सेम क्लास में पढ़ते हैं, तो उनका फोन नंबर, उनके गार्जियन का नाम, उनका गार्जियन का एड्रेस क्या होगा, सेम होगा, जिसकी वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, डेटा दो बार स्टोर करना पड़ेगा। पर अगर आप डेटाबेस में क्या करते इसे स्टोर करते तो आपको क्या कर सकते थे, आप इस प्रॉब्लम को मेंटेन कर सकते थे। कैसे कि आप डेटा को स्प्लिट कर देते और क्या करते यहाँ पे इस डेटा को ओवरकम करके क्या कर सकते थे, अवॉइड कर सकते थे इस प्रॉब्लम को कि आपको दो बार डेटा ना स्टोर कराकर आप सिर्फ एक ही बार डेटा को स्टोर कराओ और दो फाइल्स आप क्रिएट कर लो, एक स्टूडेंट्स की फाइल, एक गार्जियन की फाइल्स, जिसमें आपका क्या रहेगा, गार्जियन का डेटा सिर्फ एक ही बार लिखा जाएगा, तो डेटा रिडंडेंस भी नहीं होगा। और यहाँ पे थर्ड पॉइंट में क्या दिया है, वन और मोर गार्जियन कैन हैव द सेम नेम, सो इट विल नॉट बी पॉसिबल टू आइडेंटिफाई विच गार्जियन इज रिलेटेड टू विच स्टूडेंट। इन सच केस वी नीड टू क्रिएट एन एडिशनल कॉलम से गाइड गार्जियन ID that will take unique value for each record in the guardian file। यानी कि जैसे अगर मान लो हमने गार्डियन की एक फाइल बना दी और उसमें जैसे स्टूडेंट्स के नाम सेम हो जाता है, तो अगर किसी के गार्डियन के नाम सेम हो गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी कि कौन सा गार्डियन किसका है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक नया कॉलम अपने डेटाबेस में क्रिएट कर सकते हैं एक गार्जियन ID के नाम से, जिसमें हम क्या करेंगे, सबको यूनिक वैल्यू, सबके यूनिक कैरेक्टर सबको देंगे, ताकि क्या कर सके, हम डिफरेंशिएट कर सके कौन सा गार्जियन किस स्टूडेंट का है। तो ये डेटाबेस में ही कर सकते हो, पर फाइल के साथ में आप ऐसा काम नहीं कर सकते। तो ये क्या हो जाएगा, देखो जैसे स्टूडेंट्स की, गार्जियन की, अटेंडेंस की आपने क्या करी, एक डेटाबेस बना लिया, जिसकी वजह से क्या होगा, कोई भी चीज ना तो रिपीट होगी, और अगर जो भी एक्सेस आप करना चाहते हो जिस भी इंफॉर्मेशन को, वो आप इजीली एक्सेस कर पाओगे, और डेटा रिडंडेंस भी नहीं होगी। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि डेटाबेस किस तरह से काम करता है। तो यहीं पे इसके जो फाइल्स है उसका एग्जांपल दे रखा है, एक स्टूडेंट्स के यहाँ पे उसका एग्जांपल दे रखा है, रोल नंबर, उनका नाम, उनका डेट ऑफ बर्थ, उनकी गाइड, उसके बाद उनमें उनका जो गार्जियन से रिलेटेड है उनका गार्जियन टेबल वो दे रखी है, और फिर उनके अटेंडेंस टेबल दे रखे हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हो डेटाबेस से अपने डेटाबेस कॉन्सेप्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हो। अब देखते हैं यार हमारा नेक्स्ट है दिया है की कॉन्सेप्ट इन DBMS। जो हमारा DBMS है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसका की कॉन्सेप्ट क्या है, यानी कि इसका सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमें क्या दे रखा है। तो सबसे पहले दिया है हमें डेटाबेस स्कीम। तो यहाँ पे डेटाबेस स्कीमा क्या होता है, डेटाबेस स्कीम इज अ डिजाइन ऑफ डेटाबेस, इट इज द skeleton of the database that represent the structure, table name and their field column, the type of data each column can hold, constraints on the data to be stored if any, are the relationship among the tables। तो ये जो चैप्टर है ना, ये हमारा चैप्टर इंट्रोडक्शन है SQL के लिए, क्योंकि SQL में भी हमारा डेटाबेस ही है, क्योंकि डेटाबेस क्या करता है, SQL डेटाबेस क्या है, डेटाबेस हमें अलग अलग डेटाबेस प्रोवाइड करता है, जिसमें से SQL भी क्या है, डेटाबेस ही है। तो यहाँ पर डेटाबेस से DBMS से हम क्या समझेंगे कि डेटाबेस क्या है, उसका इंट्रोडक्शन आपको SQL का इंट्रोडक्शन इस चैप्टर में दे रखा है। तो डेटाबेस स्कीम क्या है, डेटाबेस का डिजाइन है कि किस तरह से उसका स्ट्रक्चर होगा, उसकी टेबल किस तरह से रिप्रेजेंट होंगी, टेबल्स में फील्ड और कॉलम्स क्या क्या होंगे,
किस डेटा टाइप का आपको हर कॉलम को रखना है और पर्टिकुलर कॉलम क्या कॉन्स्ट्रेंट होल्ड करेगा, क्या उसमें टाइप जाएगा, डेटा टाइप किस तरह के उसके रिलेशनशिप होंगे बाकी डेटास के साथ में, बाकी टेबल्स के साथ में। तो ये आपका स्कीम जो है वो यहाँ पे आपको लॉजिकली और उसका एक आर्किटेक्ट आपको परफॉर्म करके देती है, आपको शो कर देती है, आपकी ओवरऑल जो है एक रफ वर्क आपको शो कर देगी कि इस तरह से आपका जो है आपका डेटा टेबल जो है, जो स्ट्रक्चर आपकी टेबल का वो रिप्रेजेंट होगा। दूसरा दिया है डेटा कॉन्स्ट्रेंट। डेटा कॉन्स्ट्रेंट क्या है? समटाइम्स यू पुट सर्टेन रिस्ट्रिक्शन और लिमिटेशंस, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि जब हमने क्या किया, हमने यहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन अपने एक डेटाबेस में स्टोर करनी स्टार्ट करी। अब मान लो हम यहाँ पे क्या पहुंच गए, फोन नंबर पे पहुंच गए, तो हमें पता है कि फोन नंबर में क्या होता है, सिर्फ 10 डिजिट्स ही होंगी। तो यहाँ पे कोई अगर हम क्या कर रहे हैं, कभी कभी हम अगर लिख रहे हैं और मान लो कि लिखते वक्त टाइप करते वक्त हमने क्या कर दी, कोई गलती कर दी, कोई नंबर हमने एक्स्ट्रा रिपीट कर दिया, तो जो वो फोन नंबर है वो क्या हो जाएगा, गलत टाइप हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, वहाँ पे एक लिमिटेशन दे देंगे कि आप सिर्फ यहाँ पे 10 नंबर ही एंटर कर सकते हो। तो कॉलम लगा के आप क्या करोगे, 10 डिजिट्स का क्या कर दोगे, कॉन्स्टेंट लगा दोगे, लिमिटेशन लगा दोगे कि अगर गलती से टाइप करते वक्त अगर आपने एक नंबर मिस कर दिया तो 9 नंबर रह जाएंगे, तो भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। पर मान लो अगर आपने टाइप करते करते एक्स्ट्रा कोई नंबर टाइप कर दिया तो आपको वो खुद ही दिखा देगा कि आप 10 से ज्यादा टाइप नहीं कर सकते, तो ये प्रॉब्लम फिर आपको फेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कॉन्स्टेंट इस तरह से क्या आता है, हमारे काम आ जाते हैं। अब मेटा डेटा एंड डेटा डिक्शनरी, ये क्या है? सो द डेटाबेस स्कीम अलोंग विद द वेरियस कॉन्स्टेंट ऑन द डेटा इज स्टोर्ड बाय डीबीएमएस इन अ डेटाबेस कैटलॉग और डिक्शनरी कॉल्ड मेटा डेटा। अब मेटा डेटा इज अ डेटा अबाउट द डेटा, यानी कि मेटा डेटा हम ऐसा कह सकते हैं कि डीबीएस के अंदर एक कैटलॉग है जिसमें क्या रहते हैं, हमारे बहुत सारे डेटाबेस स्टोर्ड रहते हैं। हमारे डेटाबेस में जितने भी सारे हमारे अलग अलग कॉन्स्टेंट्स के साथ में हमारा डेटा था, वो सारा हम क्या करते हैं, मेटा डेटा के अंदर स्टोर करते हैं। तो मेटा डेटा को हम ऐसा कह सकते हैं कि डेटा के अंदर डेटा जो है वो स्टोर रहता है। अब डेटाबेस इंस्टेंस क्या होता है? डेटाबेस इंस्टेंस है व्हेन वी डिफाइन डेटाबेस स्ट्रक्चर स्कीम स्टेट और डेटाबेस इज एम्प्टी, दैट इज नो डेटा एंट्री is there after loading data. The state or snapshot of database at any given time is the database instance. We may then retrieve data through queries and manipulate data through updation, modification and deletion. यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं डेटाबेस इंस्टेंस क्या है कि जब हम क्या करना है, हमने डेटाबेस बनाया, उसका स्ट्रक्चर, उसकी सारी चीजें हमने परफॉर्म करी और उसके बाद हमारा डेटाबेस क्या है, एम्प्टी है, उसके अंदर कोई डेटा अभी तक एंटर नहीं हुआ। पर हमें क्या चाहिए, उसमें से अगर इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो हम क्या करेंगे, क्वेरीज डालेंगे, यानी कि उसको अपडेट करेंगे, मॉडिफाई करेंगे और कुछ चीजें डिलीट करने के बाद में जो भी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होगी वो इन्फॉर्मेशन हम उसमें से निकालेंगे। तो इस प्रोसेस को, इसके दौरान हम इसे क्या बोलते हैं, इस डेटाबेस स्कीम को हम कहते हैं डेटाबेस इंस्टेंस। अभी क्वेरी क्या होती है? अ क्वेरी इज अ रिक्वेस्ट टू अ डेटाबेस फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन इन अ डिजायर्ड वे, यानी कि क्वेरी हमारी एक ऐसा रिक्वेस्ट होती है जो हम क्या करते हैं, डेटाबेस को करते हैं ताकि हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो भी ऑब्टेन जो भी इंफॉर्मेशन है जो हम अपने पास रिक्वायर्ड है हमें, कि हमें इस काम के लिए ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, या हमें किसी स्टूडेंट का, मान लो स्टूडेंट अटेंडेंस रजिस्टर है, उसके अकॉर्डिंग हमें स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर और फिर उसकी अटेंडेंस हमें बनानी है। तो हम क्या करेंगे, क्वेरी आस्क करेंगे अपने डेटाबेस को कि हमें इस पर्टिकुलर स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन चाहिए या पूरी क्लास की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हम बता देंगे कि हमें इस डेट से इस पर्टिकुलर मंथ की क्या चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो हमने क्वेरी डाली, अपनी एक रिक्वेस्ट डाली, डेटाबेस क्या करेगा, उस क्वेरी को रीड करने के बाद हमें डिजायर आउटकम दे देगा। तो ये हमारी क्वेरी होती है। डेटा मैनिपुलेशन क्या होता है? डेटा मैनिपुलेशन में मॉडिफिकेशन ऑफ डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ 3 ऑपरेशन विद इंसर्शन, डिलीशन और अपडेट। सपोज अच्छा ठीक है, फिर एग्जांपल देखा। तो डेटा मैनिपुलेशन क्या है कि डेटा को आपने मैनिपुलेट कर दिया। अब वो किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। इसके 3 कंपोनेंट्स यहाँ पे दे रखे हैं। या तो पहला आप क्या करोगे, इंसर्ट करोगे, दूसरा डिलीट करोगे या फिर अपडेट करोगे। कोई एक पर्टिकुलर डेटा है, आपने कोई एक टेबल बनाई, स्टूडेंट वाली ले लो, गार्जियन वाली ले लो या अटेंडेंस वाली ले लो, कोई सी भी एक टेबल ले लो। अब उसमें से मान लो मैंने स्टूडेंट वाली कंसीडर कर ली। अगर आपने कोई नया स्टूडेंट आया तो आपको डेटा इंसर्ट करना पड़ेगा, तो वो तो क्या इंसर्शन, यानी कि आपने डेटा मैनिपुलेट कर दिया। जो पहला एग्जिस्टिंग डेटा था आपने उसमें कुछ चीज ऐड कर दी, तो वो डेटा मैनिपुलेशन हुआ। दूसरा, मान लो कि अगर आपको कोई स्टूडेंट चला गया वहां पे, आपका स्कूल छोड़ गया, क्लास से निकल गया, तो क्या होगा, वहां पे आपको फिर उसकी इन्फॉर्मेशन डिलीट करनी पड़ेगी। तो वो क्या हो गया, वो आपका डेटा डिलीशन हो गया, यानी कि वहां से आपको अपने डेटा जो है जो डिलीट करना पड़ा। तो वो भी मैनिपुलेटिंग है कि आपने क्या किया, एग्जिस्टिंग डेटा को चेंज किया। अब अपडेट क्या है कि मान लो आपका एग्जिस्टिंग जो स्टूडेंट है उसका आपको जो गार्जियन एड्रेस है उसे चेंज करना है। तो ऑलरेडी एक इन्फॉर्मेशन वहां पे प्रेजेंट थी, पर आपने उस इन्फॉर्मेशन को वहीं से क्या किया, अपडेट कर दिया, चेंज कर दिया।
है वो भी हमारे डेटा मैनिपुलेशन में आएगा। तो ये कंप्लीट हुआ। डेटाबेस इंजन क्या है? डेटाबेस इंजन में डेटाबेस इंजन इज द अंडरलाइंग कंपोनेंट और सेट ऑफ प्रोग्राम यूज्ड बाय डीबीएमएस टू क्रिएट डेटाबेस एंड हैंडल वेरियस क्वेरीज फॉर डेटा रिट्रीवल एंड मैनिपुलेशन। यानी कि डेटाबेस इंजन यहाँ पे एक दूसरा कंपोनेंट है, हमारा सेट है हमारे डीबीएमएस का, जो क्या करता है और ज्यादा डेटाबेस क्रिएट करने का और वेरियस क्वेरीज यानी कि अलग अलग क्वेरीज को हैंडल करने का काम करता है, और साथ ही साथ डेटा रिट्रीवल और मैनिपुलेशन का भी काम करेगा। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा रिलेशनल डेटा मॉडल। रिलेशनल डेटा मॉडल के बाद में हमारा क्या आएगा? रिलेशनल डेटा मॉडल के बाद में हमारा यहाँ पे जो लास्ट कॉन्सेप्ट होगा वो होगा हमारा कीज इन रिलेशनल डेटाबेस। तो उसके बाद फिर क्या होगा, हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाए। तो इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, अपना जो डेटा मॉडल है उसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, रिलेशनल डेटा मॉडल। डिफरेंट टाइप ऑफ डीबीएमएस आर अवेलेबल एंड देयर क्लासिफिकेशन इज डन बेस्ड ऑन अंडरलाइंग डेटा मॉडल। अ डेटा मॉडल डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस इंक्लूडिंग हाउ डेटा आर डिफाइंड एंड रिप्रेजेंटेड, रिलेशनशिप अमंग डेटा एंड द कंस्ट्रेंट। द मोस्ट commonly used data model in relational data model. Other types of data model include object oriented data model, entry relationship data model, document model and hierarchy data model. This book discuss the DBMS based on relational data model. तो डेटा मॉडल, रिलेशनल डेटा मॉडल है क्या? तो इसे हम समझ लेते हैं। रिलेशनल डेटा मॉडल क्या है हमारा? रिलेशनल डेटा मॉडल में होता है कि हमारे पास डीबीएमएस डिफरेंट टाइप्स के क्या है अवेलेबल हैं। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ डीबीएमएस आर अवेलेबल और उनकी क्लासिफिकेशन भी हमने कर रखी है। जैसे कि अभी हम जो अपना नेक्स्ट चैप्टर उसमें मायस्क्यूएल के बारे में पढ़ेंगे। तो इसी तरह से जो हमारा डेटा मॉड्यूल है वो भी क्या होता है, अलग अलग स्ट्रक्चर्स में डिस्क्राइब होता है, रिप्रेजेंट होता है। सो डेटा मॉड्यूल डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। डेटा मॉड्यूल करता क्या है? डेटा मॉड्यूल यहाँ पे किसी भी डेटाबेस का उसका स्ट्रक्चर डिफाइन करेगा, डेटाबेस, और उसी के साथ साथ इंक्लूडिंग हाउ डेटा आर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिफाइंड एंड रिप्रेजेंटेड। यानी कि एक तो डेटा मॉड्यूल क्या बताएगा, डेटा मॉड्यूल बताएगा कि डेटाबेस का स्ट्रक्चर क्या है, उसी के साथ साथ में डिफाइन करेगा और रिप्रेजेंट करेगा कि उसका बाकी डेटा के साथ में रिलेशनशिप क्या है, और साथ ही साथ में उसके कॉन्स्ट्रेंट्स क्या क्या है। तो हमने वो देखा। अब यहाँ पे अगर हम समझे तो इन रिलेशनल मॉडल टेबल्स आर कॉल्ड रिलेशन दैट स्टोर डेटा फॉर डिफरेंट कॉलम्स। यानी कि रिलेशन मॉडल में जो टेबल्स होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, रिलेशन कहते हैं। और वो क्या करता है, वो जो भी डेटा है डिफरेंट टाइप का उसको स्टोर करके रखता है अपने कॉलम्स में। सो ईच टेबल कैन हैव मल्टीपल कॉलम्स। हर टेबल के पास क्या हो सकता है, मल्टीपल कॉलम्स हो सकता है। जैसे कि इस तरह से हम एक टेबल क्रिएट कर देते हैं और उसमें बहुत सारे अपने कॉलम्स क्रिएट कर लेते हैं। तो हर टेबल के पास में क्या होता है, मल्टीपल कॉलम्स होते हैं जिसमें वो अपने डेटा को क्या कर सकता है, स्टोर करके रख सकते हैं। आगे दिया फॉर एग्जाम्पल ईच रो इन द टेबल रिप्रेजेंट रिलेटेड टू अ सेट ऑफ वैल्यूज ईच रो ऑफ टेबल 8.5। अगर आप 8.5 की टेबल को देखोगे तो आपको देख के पता चलेगा कि यहाँ पे भी क्या है, हमारे कॉलम्स जो है वो डिफाइन कर रखे हैं और उसमें हर एक में अपना जो डेटा है वो स्टोर होकर रखा हुआ है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट हियर द रिलेशन इन अ डेटाबेस आर नॉट इंडिपेंडेंट टेबल्स but are associated with each other. For example, relation attendance has attributes roll number which link it with corresponding student record and student relation. जैसा हमने समझा था, हमने सबसे पहले जब पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था कि एक स्टूडेंट वाली टेबल थी, फिर एक अटेंडेंस वाली बनी, फिर एक गार्जियन वाली बनी। तो ये जो टेबल जो हमारी डेटाबेस, एक मिनट, यहाँ पे स्टूडेंट, फिर हमारी अटेंडेंस और फिर हमारे गार्जियन, तो ये वाली टेबल जो हमारी यहाँ पे बनी, तो इन सभी टेबल्स में आपस में क्या है, इंटर रिलेशन है कि स्टूडेंट्स के जो कुछ इन्फॉर्मेशन है वो अटेंडेंस से रिलेटेड है, अटेंडेंस टेबल की कुछ इन्फॉर्मेशन गार्जियन से रिलेटेड है और गार्जियन की इन दोनों से रिलेटेड है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि ये जो टेबल जो होती हैं जो हम डेटाबेस में क्रिएट करते हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं होती, उनका रिलेशन ऐसा नहीं है कि वो आप अपने आप में पूरी है और उनको किसी और टेबल की जरूरत नहीं है। वो क्या होती है, बाकी और टेबल से क्या होती है, एसोसिएटेड होती है। तो जैसा हमने एग्जाम्पल में पढ़ा कि हमारी स्टूडेंट, अटेंडेंस और गार्जियन वाली टेबल भी क्या थी, आपस में इंटरकनेक्टेड थी। जैसे कि गार्जियन में हमारे उनके गाइड आ गए, उनके नेम, उनके फोन, उनके एड्रेस, ताकि हम सारी चीजें हम क्या करें, डेटा रिडंडेंस ना करें, इसलिए हमने इनको क्या किया था, आपस में कनेक्ट कर दिया था ताकि डेटा को बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े, डेटा रिडंडेंस ना हो और हमें ज्यादा कन्वीनियंट रहे। तो यहाँ पे जो डेटाबेस की टेबल्स होती हैं वो क्या रहती है, इंटरलिंक्ड आपस में रहती हैं। अब इस टेबल में क्या दे रखा है कि रिलेशन स्कीम और डिस्क्रिप्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स दे रखा है। जैसे कि यहाँ पे जो स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट नेम,
एस डेट ऑफ बर्थ और गाइड। यहाँ पे क्या है कि स्टूडेंट का रोल नंबर क्या होगा, हर एक रोल नंबर क्या होगा, हर स्टूडेंट का अलग अलग होगा, किसी का भी सेम रोल नंबर नहीं हो सकता। स्टूडेंट का नेम यहाँ पे क्या हो सकता है, सेम हो सकता है। स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ भी एक पर्टिकुलर हद तक जाकर सेम हो सकता है। और जो गाइड है उसका गार्जियन, तो अक्सर ऐसा होता तो नहीं है कि सबका नेम सेम हो, पर इसमें फिर भी हम क्या करते हैं, यूनिक आईडी सबको प्रोवाइड करता है ताकि जो गार्जियन है उसके स्टूडेंट के वो मिक्स ना हो जाए। तो इस तरह से आप टेबल के एट्रीब्यूट्स को पढ़ सकते हो। अब यहाँ पर हमें टेबल भी शो कर रखी है कि अगर आप देखना चाहोगे तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि कॉलम होता है, हमारी रोज होती हैं। तो अगर हम इसमें देखें, ये क्या बोला है, रिलेशन गार्जियन विद 4 एट्रीब्यूट्स और कॉलम को हम एट्रीब्यूट भी बोलते हैं। तो ये चीज याद रखना। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 कॉलम आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं। तो ये वाले जो ऐसे वर्टिकल लाइंस होते हैं वो हमारे क्या होता है, कॉलम में डिस्क्राइब होते हैं। और अगर बात करें अपने रोज की, तो टपल, रिकॉर्ड टपल और रोज की बात करें तो यहाँ पे भी कितनी है, वो 1 2 3 4 और 5 इस तरह से ये क्या हो रखे हैं, ये भी डिस्क्राइब हो रखी हैं। तो आप समझ सकते हो कि किसी भी टेबल को हम क्या करते हैं, कॉलम और रोज में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो 4 तो ये कॉलम हो गए, 1 2 3 4, और इन्हें 5 रोज में हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो इस तरह से आप टेबल को क्या कर सकते हो, उसका पार्टीशन करके उसमें अलग अलग डेटा को स्टोर कर सकते हो। अब एट्रीब्यूट क्या होते हैं, characteristics or parameters for which data are to be stored in a relation. Simply stated the column of a relation are the attributes. यानी कि सिंपली अगर बात करें, ज़्यादा घुमा फिरा कर ना कहें, तो क्या कह सकते हैं हम ये कह सकते हैं कि जो कॉलम है हमारे टेबल के, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसके एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। जैसे कि ये जो हमारे कॉलम्स है, गाइड, जी नेम, जी फोन, जी, तो ये जो है चारों चीजें, ये क्या हमारे कॉलम में डिस्क्राइब होंगे। तो एट्रीब्यूट्स को हम क्या बोलते हैं, कॉलम भी बोलते हैं। और इन्होंने यहाँ पे लिख के भी दिया कि जी गाइड, जी नेम, जी फोन, जी एड्रेस, ये सब हमारे एट्रीब्यूट्स होंगे। टपल जो होते हैं, टपल हमारी रोज होती है। तो ये पेपर में आ जाता है कि टपल को हम क्या बोलते हैं, उसका रो भी बोलते हैं। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है यहाँ पे। अब डोमेन की बात करी गई है। सो डोमेन इज अ सेट ऑफ वैल्यू फ्रॉम विच एन एट्रीब्यूट कैन टेक अ वैल्यू इन ईच रो। यूजुअली अ डेटा टाइप इज यूज्ड टू स्पेसिफाई डोमेन फॉर एन एट्रीब्यूट। फॉर एग्जांपल, इन स्टूडेंट रिलेशन द एट्रीब्यूट रोल नंबर टेक्स इंटीजर वैल्यू एंड हेंस इट्स डोमेन इज अ सेट ऑफ इंटीजर वैल्यू। डोमेन होती है कि किस टाइप का डेटा आप क्या कर रहे हो, एंटर कर रहे हो। जैसे कि यहाँ पे हम क्या कर, जैसे स्टूडेंट रिलेशन की बात करें, जो हमारा स्टूडेंट वाली जो टेबल थी उसमें जो हमारा रोल नंबर था वो क्या था, हमारे इंटीजर वैल्यूज थे। तो हम कह सकते हैं कि सिमिलरली जो हमारे डोमेन है वो क्या करेंगे, वो किस टाइप के सेट की वैल्यूज है, यानी कि उसका डेटा टाइप किस टाइप का है, तो वो हमारे डोमेन में क्या होंगे, कंसीडर हो जाएंगे। डिग्री क्या होती है, डिग्री होती है हमारी द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन इज कॉल्ड अ डिग्री। यानी कि कितने नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट्स क्या होता है, हमारे कॉलम होता है। सो कॉलम जितने होंगे वही हमारी क्या हो जाएगी, डिग्री। तो ये चीज याद रखनी है। और कार्डिनैलिटी क्या होती है कि नंबर ऑफ टपल्स इन अ रिलेशन, यानी कि जो नंबर ऑफ रोज होंगी, रोज क्या होती है हमारी, कार्डिनैलिटी। तो आई होप आपको याद रहेगा, जो कॉलम होता है वही हमारी क्या होती है, डिग्री, और जो हमारी कार्डिनैलिटी होती है वो हमारी नंबर ऑफ रोज होती हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। प्रॉपर्टीज को पढ़ लेते हैं। पहला क्या दिया है इसमें, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी 1 imposes following rules on an attribute of the relation. Each attribute in a relation has a unique name. यानी कि जितने भी हमारे एट्रीब्यूट्स होंगे, जो भी हमारे कॉलम्स होंगे, उन सबका क्या होगा, एक यूनिक नेम होगा। दूसरा, सीक्वेंस ऑफ एट्रीब्यूट इन अ रिलेशन इज इममटेरियल। जैसे कि हम ऐसा कह सकते हैं कि जो भी हमारे कॉलम्स हम डिफाइन करेंगे वो सब क्या होना चाहिए, इममटेरियल। प्रॉपर्टी 2 है हमारी यहाँ पे, गवर्न्स फॉलोइंग रूल ऑन अ टपल ऑफ द रिलेशन। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि जब हमारे जो टपल्स यानी कि जो हमारी रोज होंगी वो क्या होंगी, सारी डिस्टिंक्ट होंगी अपने रिलेशन में। जैसे कि हमने देखा था अपने एग्जांपल में कि डेटा वैल्यूज नो टू टपल ऑफ रिलेशन अटेंडेंस कैन बी आइडेंटिकल फॉर ऑल द एट्रीब्यूट्स, thus each tuple of a relation must be uniquely identified by its content। यानी कि हमारा जो टपल्स होंगे यानी कि जो हमारे रोज होंगे उनमें भी हमारी इन्फॉर्मेशन क्या होती है, वो यूनिक होती है, वो सिमिलर नहीं हो सकती। और दूसरी चीज में क्या दिया कि सीक्वेंस ऑफ टपल, इसमें भी सेम क्या होना चाहिए, इममटेरियल होना चाहिए। और टपल्स हमारे क्या है यहाँ पे, नॉट कंसीडर टू बी ऑर्डर इवन दो दे अपीयर टू बी टेबुलर फॉर्म। यानी कि ये किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो नहीं करते, भले ही हमें दिखता है कि एक टेबुलर फॉर्म यानी कि टेबल में एक टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट है, बट ये कोई ऑर्डर फॉलो नहीं करते हैं।
कोई पर्टिकुलर पैटर्न वो फॉलो नहीं करते। प्रॉपर्टी 3 क्या दी है कि ये भी हमें इम्पोज करनी है अपने रिलेशंस पे, स्टेट ऑफ रिलेशन पे। पहला है ऑल डेटा वैल्यूज इन एन एट्रीब्यूट मस्ट बी फ्रॉम द सेम डोमेन, यानी कि अगर हमने कोई कॉलम बनाया है तो उसके अंदर जो भी डेटा टाइप होगा वो सब में क्या होना चाहिए, उस एट्रीब्यूट में, उस कॉलम में वो डेटा टाइप सबके लिए क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप रोल नंबर डालोगे तो आप इंटीजर वैल्यूज डालोगे तो आप सबके लिए सबका डेटा टाइप सेम ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक पहले वाले का रोल नंबर 1 दूसरे वाले का 2.0 डाल दोगे, नहीं, उसका फिर क्या होना चाहिए, इंटीजर वैल्यू ही आनी चाहिए वहां पर। दूसरा दिया है ईच डेटा वैल्यू एसोसिएटेड विद एन एट्रीब्यूट मस्ट बी एटॉमिक, कैन नॉट बी फर्दर डिविजिबल इनटू मीनिंगफुल सब पार्ट। फॉर एग्जांपल G4 ऑफ मीनिंगफुल सब पार्ट G4 ऑफ रिलेशन गार्डियन एंड हैज 10 डिजिट नंबर विच इज इनडिविजिबल। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि जैसे अगर हम देखें कि अगर हमने कोई भी कॉलम, कोई भी अपना एट्रीब्यूट बनाया है तो उसमें हमने जो भी उसका नाम दिया है वो यहाँ पे फिर डिविजिबल नहीं होना, यानी कि ऐसा ना हो कि अब आप उसे क्या कर रहे हो, आप उसके पार्ट्स यहाँ पे डिवाइड कर सको, तो ऐसा ना हो। तो आपके जैसे कि 10 डिजिट्स का अगर आपने यहाँ पे कोई कांस्टेंट डाला तो वो 10 का ही रहना चाहिए, उसमें आप उसको डिवाइड फिर नहीं करने चाहिए, इस तरह का होना चाहिए। दूसरा दिया नो एट्रीब्यूट कैन हैव मेनी डेटा वैल्यूज इन वन टपल। फॉर एग्जांपल गार्जियन कैन नॉट स्पेसिफाई मल्टीपल कॉन्टैक्ट नंबर अंडर G4 एट्रीब्यूट, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए अगर आपने कोई एट्रीब्यूट डाला है वहां पे तो आप उसमें मल्टीपल डेटा उसमें ऐड कराए जा रहे हो, कि जैसे अगर हमारे पास मान लो यहाँ पे नंबर की बात हो रखी है तो आपको एक ही नंबर वहाँ पे ऐड कराना है। अब ऐसा नहीं कि आपने 10-15 नंबर बस वहीं ऐड करा दिए, घर में मेरे 4 फोन है, मैंने 4 फोन के नंबर दे दिए, नहीं, आपको फालतू का डेटा वहाँ पे एंटर नहीं कराना है। तो ये चीज आपको याद रखनी है क्योंकि आप एक टेबल मेंटेन करने वाले हो। इसके बाद लास्ट दिया है अ स्पेशल वैल्यू नल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट वैल्यू दैट आर अननोन और नॉन एप्लीकेबल टू सर्टेन एट्रीब्यूट्स, यानी कि अगर मान लो कहीं पर आपने कोई वैल्यू नहीं दी या आप वहां पर कोई वैल्यू डाल नहीं सकते हो, फॉर एग्जांपल किसी ने कहा कि आप हमें गार्जियन का नाम बताओ, अब मान लो आपको कोई गार्जियन ना हो, या फिर अगर आपने कहा कि आपको कोई ऑल्टरनेट नंबर देना पर आप ऑल्टरनेट नंबर आपके पास में नहीं है तो आप क्या करोगे, वहां पे आप एक नल वैल्यू वहां पे क्या आ जाती है, बाय डिफॉल्ट आ जाती है। तो फिर वहां पे ऐसा जगह आपको नहीं पता कि वो अननोन जगह पे आपको क्या डालना है, तो फिर वहां पे आप क्या करते हो, जब कोई चीज एप्लीकेबल नहीं है तो आप वहां पे एक स्पेशल वैल्यू नल वहां पे क्या करते हो, आप प्रमोट करते हो। अब कीज इन अ रिलेशनल डेटाबेस, ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा तो इसे फटाफट से पढ़ लेते हैं। तो कीज में क्या आने वाला है, कीज में आने वाला है हमारा कि हमारे जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो हमारे रोज हैं, उन सबको हम किस तरह से मेंटेन कर रहे हैं, उसमें कौन कौन सी अलग अलग कीज आ रही हैं। जैसे कि आपने कोई पर्टिकुलर की डाली, जैसे हम एसक्यूएल जब आप चलाओगे तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको प्राइमरी की, कैंडिडेट की, ऑल्टरनेट नहीं, प्राइमरी और कैंडिडेट तो आपको देखनी पड़ेगी। तो वो कीज यहाँ पे क्या है कि डेटाबेस को जब हम चलाते हैं तो उसमें कुछ पर्टिकुलर कीज आती हैं, तो वो है क्या, वो एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को संभालने के लिए आते हैं, उसकी कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं। सो कैंडिडेट की क्या है कि a relation can have one or more attribute then takes distinct values. Any of these attribute can be used to uniquely identify the tuple in the relation. Such attribute are called candidate keys as each of them are candidate for the primary key. यानी कि जब भी आपने कोई एक टेबल बनाई, फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको यहाँ पे शो करूँ तो आप ऐसे समझने की कोशिश करना, यहाँ पे आपने कोई टेबल क्रिएट करी, उसमें आपने यहाँ पे रोज बनाया, फिर आपने यहाँ पे कॉलम्स बनाए। मान लो यहाँ पे आपने अपने रोल नंबर लिख दिए, फिर आपने अपना नाम लिख दिया, यहाँ पे कुछ लिख दिया, यहाँ पे कुछ ऐसा एट्रीब्यूट्स आपने सब कुछ फिल कर दिया। तो अब जैसे अगर आपने नाम लिखे तो ऐसा हो सकता है कि एक से ज्यादा बच्चों के नाम मान लो ये क्या होगा, सेम हो गए। अब आपने क्या किया, यहाँ पे आपने मान लो कि अगर आपने यहाँ पे मार्क्स लिखे किसी के, तो मार्क्स के लिए हम कलर चेंज कर देते हैं। मान लो मार्क्स में आपने क्या कर दिया यहाँ पे, अब ठीक रहेगा, मार्क्स में आपने इन दोनों बच्चों के क्या होगा, मार्क्स सेम हो गए, तो ये प्रॉब्लम हो गई। अब मान लो आपने मार्क्स में लेकर के आपने सेक्शन लिया और आपने क्लास मर्ज कर रखी थी, एक मिनट, यहाँ आपने क्लासेस मर्ज कर रखी थी और अब आप क्या ले रहे हो, एक सेक्शन ले रहे हो। अब मान लो कि जो सेक्शन है यानी कि ए सेक्शन का और ये वाला बच्चा भी क्या आ जाएगा, ए सेक्शन का, तो ये भी सेम हो गया। पर अब आप क्या ले रहे हो, अब यहाँ पे कोई भाई बहन नहीं है, चारों पांचों बच्चे अलग अलग हैं, तो अब क्या करोगे, अब आप ले रहे हो यहाँ पे, मान लो कि आप यहाँ पे आप ले रहे हो, एक मिनट, हाँ, अब आप फोन नंबर ले रहे हो, तो फोन नंबर किसी का भी सेम नहीं होगा, वो फोन नंबर सबके ही क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो ये वाली चीज तो फॉलो सेम हो ही नहीं सकती कि किसी की सेम हो जाए। तो यहाँ पे क्या है, इन्होंने यही समझाया है कि कैंडिडेट की क्या है कि ये सारे ही कैंडिडेट बनने के लायक हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि नेम कैंडिडेट नहीं बन सकता, रोल नंबर भी बन सकता है, फोन नंबर भी बन सकता है और आपके मार्क्स और जो सेक्शन है वो भी बन सकते हैं। पर कैंडिडेट की है कि आप कैंडिडेट बन रहे हो, और प्राइमरी की में क्या होता है, प्राइमरी की में होता है कि एक यूनिक की आपको चाहिए जो कहीं पर भी किसी से भी मैच ना करे। यहाँ पे सब कुछ क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। ये अगर मैच कर गई तो फिर भला इसे हम कैसे प्राइमरी की बना सकते हैं। तो प्राइमरी की बनने के लिए जितने भी कैंडिडेट्स यहाँ पे आते हैं उन सारे कैंडिडेट्स को हम क्या बोलते हैं, कैंडिडेट की बोलते हैं। आप पार्टिसिपेट
पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो ये सभी क्या कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है। आपका नाम, आपका रोल नंबर, आपके जो सेक्शन है वो और आपका फोन नंबर, ये सब पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ये सब कैंडिडेट हो गए, पर इनमें से बनेगा तो कोई एक ही ना। और हमने देखा कि बनने लायक तो सिर्फ हमारा क्या है, फोन नंबर ही है। तो ये यहाँ पे फिर एज अ प्राइमरी की बनेगा। तो यहाँ पे कैंडिडेट की है कि आप अगर एज अ कैंडिडेट चूज होना चाहते हो तो ठीक है, तो ये हमारा कैंडिडेट की में आ जाएगा। अब प्राइमरी की मैंने इसी के साथ साथ आपको समझा दिया कि ऐसी की जो क्या है, कंप्लीटली यूनिक है। इसका एट्रीब्यूट जो आपने चूज किया है, एक ऐसा एट्रीब्यूट चूज किया है जो क्या होगा, जिसकी सारी वैल्यूज यूनिक होंगी, किसी से भी मैच नहीं करेंगी। तो जिसके एट्रीब्यूट्स मैच नहीं करते, जिसके रोल्स मैच नहीं करते, जिसमें सारी वैल्यूज क्या है, यूनिक है, तो वही क्या बनता है हमारा, सिर्फ और सिर्फ वही हमारा प्राइमरी की बनता है। अब कंपोजिट प्राइमरी की क्या है, इफ नो सिंगल एट्रीब्यूट इन अ रिलेशन इज एबल टू यूनिकली डिस्टिंग्विश द टपल्स देन मोर देन वन एट्रीब्यूट आर टेकन टुगेदर एज प्राइमरी की। यानी कि मान लो आपने कोई टेबल बनाई जिसमें आपने नाम, सेक्शन और मार्क्स और आपने क्या ले लिया, मान लो उनके फ्रेंड्स ले लिए, इस तरह से आपने एक कॉलम बनाया। तो नाम भी सेम हो सकते हैं, आपके मार्क्स भी सेम हो सकते हैं, आपके सेक्शन भी सेम हो सकते हैं और आपके दोस्त भी सेम हो सकते हैं। तो अब इसमें क्या है कि अब आप देख रहे हो कि आपको एक पर्टिकुलर ऐसी कोई भी कॉलम नहीं मिल रही है, आपको ऐसा कोई भी कॉलम नहीं है, आपके पास ऐसा एक भी सिंगल एट्रीब्यूट नहीं है जो कंप्लीटली क्या है आपको डिस्टिंक्ट और यूनिक नंबर्स दे, ऐसा तो नहीं है। तो इस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, ऐसे टाइम पर आप एक से ज्यादा कीज को ऑप्ट कर सकते हो ताकि आप उन्हें एज अ प्राइमरी की बना सको। तो वो क्या हो गया, कंपोजिट प्राइमरी की में आ जाएगा। तो आप समझ में आएगा। एक फॉरेन की, फॉरेन की तो समझना और भी आसान है क्योंकि नाम से ही समझ में आ जाएगा। देखो ये एक टेबल है पर्टिकुलर और ये हमारी दूसरी टेबल है पर्टिकुलर। अब इस की में हमारी प्राइमरी की है, ठीक है। अब ये प्राइमरी की मैंने यहाँ से उठाई और यहाँ से उठा के मैं इधर ले गई। तो अब यहाँ पर क्या हो गई, अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर वो इसकी क्या बन जाए, प्राइमरी की बन जाए। तो फॉरेन की यानी कि वो दूसरी जगह से आई है, वो हमारी नहीं है, वो दूसरी जगह से कहीं से आई है और अब हमारे पास आ गई है। तो ये की जो होगी ये होगी फॉरेन की, यानी कि एक दूसरी टेबल से उठाकर, टेबल 1 से उठाकर अगर मैं क्या करूँ उसे टेबल 2 में लगाने की कोशिश करूँ तो वो टेबल 1 से 2 में आई है, तो बाहर से आ रही है वो की, तो वो क्या हो जाएगी हमारी एज अ प्राइमरी की काम करेगी। तो इसे रेज कर लेते हैं। आई होप समझ में आया होगा कि फॉरेन की क्या होती है, यूज्ड टू रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन टू रिलेशंस। अ फॉरेन की इज एन एट्रीब्यूट हुज वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम द प्राइमरी की ऑफ अनदर रिलेशन। यानी कि एक ऐसी की जिसको हम क्या करना है, जिसका एट्रीब्यूट हम ऐसा कह सकते हैं जिसको दूसरी जगह से उठाया जा रहा है। यानी कि अ फॉरेन की इज एन एट्रीब्यूट हुज वैल्यू इज डिराइव्ड, यानी कि जिसकी वैल्यू कहां से डिराइव की जा रही है, प्राइमरी की से डिराइव की जा रही है, पर दूसरे की टेबल से, अनदर रिलेशन से हम इसे डिराइव कर रहे हैं। तो इसे आप फटाफट से इरेज कर लेते हैं। ये स्केल भी लगा दिया मैंने, ठीक है, इसे इरेज कर लेते हैं। देखो तो आप समझ आएगा कि फॉरेन की क्या है, फॉरेन की है कि दूसरे टेबल से उठाई और अपनी टेबल में चिपका दी। तो ये हमारा जो है एसक्यूएल का एक पूरा क्या होगा, हमारा बेस तैयार हो गया। अब हमारा चैप्टर नंबर 9 आएगा। तो ये चैप्टर तो बहुत 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 ही आसान है क्योंकि ना तो इसमें आपको पाइथन का यूज करना है, ना ही इसमें आपको कुछ ऐसा है कि आपको समझ नहीं आएगा। आप सिंपल चैप्टर रीड करोगे तो आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। और एसक्यूएल का पूरा कह सकते हैं इंट्रोडक्शन ही यहीं से आता है। तो अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से समझ लिया तो आपको एसक्यूएल पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये दोनों मिलाकर आपके टोटल 10 मार्क्स के आ जाएंगे। तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, 10 नंबर तो बिल्कुल फ्री के हैं आपके। और उसके बाद जो हमारा वो है ना, हमारा क्या बोलते हैं, हमारे जो नेटवर्किंग, कंप्यूटर नेटवर्किंग के जो चैप्टर्स हैं वो भी हमारे बहुत आसान है। तो वो ये सब तो थ्योरी बेस्ड है। एसक्यूएल में थोड़ा सा आपको बनाना पड़ेगा टेबल, तो वो और भी आसान है, बिल्कुल इंग्लिश की लैंग्वेज आपको यूज करनी है। तो ये हमारा चैप्टर जो है पूरा फिनिश हो गया। तो आई होप मैंने आपको जो भी समझाया वो सारा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।